नमस्कार साथियों, मैं विवेक यादव, जीआईसी प्रवक्ता केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि मैंने अपने प्रथम प्रयास में ही मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी को क्वालिफाई किया, कैसे मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया। तो जैसा कि मेरा मास्टर्स जो है 2018 का है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज, मेरा ग्रेजुएशन 2016 का है बीएचयू से। इसके साथ ही मैंने 2018 में ही जेआरएफ केमिकल साइंसेज से क्लियर किया है और 2018 में मैंने अपने एमएससी अपीयरिंग में ही जेआरएफ क्लियर कर लिया था। इसके साथ कुछ गेट के एग्जाम, कुछ बार के, कुछ डीआरडीओ के एग्जाम्स भी अटेम्प्ट किए। गेट में कुछ लंबी रैंक थी, 500 प्लस रैंक थी, तो वहां से सब बाहर हो गए। ठीक है, तो जस्ट उसके बाद मैंने टीचिंग में कदम रख दिया। टीचिंग में मैंने 2 साल काम किया, प्राइवेट सेक्टर में काम किया, और मेरी जो पहली गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी थी वो थी जीआईसी की, यूपीपीएससी द्वारा जीआईसी लेक्चरर की भर्ती 2020। ये पहली भर्ती मुझे मिली थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, और मैंने इसको प्रथम प्रयास में ही क्रैक किया। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे मैंने इस एग्जाम को प्रथम प्रयास में क्रैक किया। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने किन चीजों को फॉलो किया, मैंने अपनी जॉब के साथ कैसे कंटिन्यू किया इस प्रिपरेशन को, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 3 पार्ट में इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट है बुक्स कौन से फॉलो करें, दूसरा पार्ट है आपका स्टडी टाइम कितना होना चाहिए, तीसरा पार्ट है आपकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बुक्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से क्या लेना है उसका बात करते हैं हम लोग। तो पहला जो पार्ट है, देखिए बुक्स की बात करते हैं। जब आप बुक्स की बात करते हो तो मैं बुक्स में सबसे पहले प्रेफर करूंगा 11th-12th की एनसीईआरटी। क्या मैंने बोला? 11th-12th की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को क्लियर करने के लिए, देखिए एनसीईआरटी जरूरी इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी से सपोज आप केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हो, तो एमओटी कर रहे हो, तो एमओटी में पहला एविडेंस क्या है? एमओटी के थ्योरी का एविडेंस नाइट्रोजन का डायमैग्नेटिक होना है, राइट? तो एनसीईआरटी हमें ये बताती है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फर्स्ट एविडेंस, नाइट्रोजन थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल है। क्यों है? तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, थ्योरी के बीच बीच में दिए रहते हैं, उसके इनटेस्ट क्वेश्चन जो है, उसके जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनको समझने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए आप किसी रेफरेंस बुक की ले सकते हो, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा सकते हो, नगीना प्रकाशन की, कोई एबीसीडी की, कोई प्रदीप की, तमाम बुकें आती हैं जिसमें आप रेफर हो। आप एक देखो, 75% सिलेबस आपका 11th-12th है, ये आप मानिए। 75 to 80% मैं कहूंगा आपका 11th-12th है। 20% सिलेबस आपका ग्रेजुएशन है, 20 से भी कम ग्रेजुएशन से आने वाला है। 11th-12th आप एडवांस लेवल पे तैयार कर रहे हो तो वो भी कवर हो जाता है ना? तो बुक्स में बात किया, एनसीईआरटी फॉलोड बाय या रेफरेंस बुक जो आपको बेहतर लगती हो। देखो, आप सभी बच्चे नहीं हो, आप सभी कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से जुड़े हो, पिछला ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री से, मास्टर्स किया केमिस्ट्री से, एक लंबा टाइम आपने केमिस्ट्री को दिया है, तो आप इस सब्जेक्ट के बारे में बेहतर जानते हो कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक, अब एक अच्छी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बुक्स को भी समझने के लिए सबसे पहले आप जाइए पीवाईक्यू से, आप जाइए सिलेबस पे। सिलेबस को आप स्टडी करिए, चाहे 3 घंटे लग जाए, चाहे 4 घंटे, सिलेबस स्टडी करिए। सिलेबस जब आप स्टडी करते हैं तो सिलेबस के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सिलेबस के साथ साथ आप जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है, आपको अपनी वीकनेस पता चलती है। देखिए हमारा डॉगी, नीचे हमारा पेट है, वो भी स्टार्ट हो गया है, कोई गेस्ट आए होंगे, तो कोई बात नहीं, आप मैनेज करिए इसी के साथ। मैंने क्या बोला? सिलेबस। सिलेबस हमारा जो है उसको स्टडी करिए, सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज को स्टडी करिए, क्वेश्चंस को स्टडी करिए, देन आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, राइट? स्ट्रेंथ पता चलने का मतलब क्या है? आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, आपको किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं लगते, या किन टॉपिक्स में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कम है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप सबसे पहले ये रिसर्च करिए, अपने ऊपर रिसर्च करिए कि आपको किन टॉपिक्स में कम इंटरेस्ट है। देखो, आपका इंटरेस्ट क्या है ये एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस तो आएंगे। तो क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा आते हैं, उन पार्ट्स का एनालिसिस करना। क्वेश्चंस आते हैं तो किस लेवल के आते हैं, क्या आपसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, उसका एनालिसिस करना। आप पीवाईक्यू देखोगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ डायरेक्ट पीवाईक्यू देखो, बिकॉज आप इस सब्जेक्ट को जानते हो, आप नया नया नहीं पढ़ रहे हो, आप मास्टर बनने का पेपर देने जा रहे हो भाई।
तो आप ना पीवाईक्यूज करो, आप ना क्वेश्चंस देखो, आप सिलेबस देखो, देन आप बुक उठाओ। आपको जिस टॉपिक को ग्रेजुएशन के देखो भाई 2-4 टॉपिक हैं। आपके जो जितने भी लिपिड्स वगैरह हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिक के लिपिड्स वगैरह के पार्ट आ गए, इनऑर्गेनिक में इसी तरह कुछ टॉपिक हैं, आपका बायो इनऑर्गेनिक आ गया, आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गई। तो 2-3 टॉपिक ही हैं ग्रेजुएशन के। और फिजिकल में भी ऐसे ही कुछ थर्मो के कुछ टॉपिक हैं। तो ग्रेजुएशन का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट कर दूं पूरी शर्मा कालिया उठा लो, पूरी शर्मा पठानिया उठा लो, कलसी उठा लो, केएल कपूर उठा लो, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ना कंफ्यूज मत हो जाओ, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सेलेक्टिव जब सिलेबस स्टडी करोगे तो उन टॉपिक्स को आप जाओ ग्रेजुएशन से उठा लो और उनको स्टडी करो। उनको स्टडी करने के बाद उनके संभावित क्वेश्चंस को देखो, उनके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस क्या बनते हैं उसको देखो, आपका टॉपिक कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, एक बार नोट्स बना लो, एक बार चीजें ऑर्गेनाइज रख लो और बार बार उसका रिवीजन करो। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन 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 रिवीजन। ओके। तो बुक्स में मैंने जो अपनी बात करूं तो मैं प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग कर रहा था, उसके साथ ही मैंने इस एग्जाम को निकाला है। तो मैं कोई बुक पर्टिकुलरली तो नहीं फॉलो किया, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो था एनसीईआरटी। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना एनसीईआरटी बहुत अच्छी क्लियर हो गई थी मेरी। शायद यही रिजल्ट है कि एग्जाम पहली बार में ही क्रैक हो गया। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी मैंने हमेशा अपनी क्लास में लिया है। जब भी बच्चों को पढ़ाया है, 2018 से टीचिंग कर रहा हूं मैं, तो बच्चों को एनसीईआरटी मैंने पहली बार, पहली क्लास, हर क्लास में एनसीईआरटी बच्चों को पेपर किया, एनसीईआरटी लेके आओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी में पढ़ो। रेडियस बच्चे को पढ़ना है तो रेडियस, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि रेडियस नहीं निकाल सकते एटम की, क्यों नहीं निकाल सकते? सब एनसीईआरटी भगवान है भाई। एनसीईआरटी की क्लियरिटी हो गई तो आपके रेफरेंस बुक्स की क्लियरिटी हो गई, ये आप मान के चलिए। ठीक। तो एनसीईआरटी मस्ट है भाई। मैंने एनसीईआरटी कॉमन था, मैंने कुछ और जो फॉलो किया बच्चों को पढ़ाने में, मैं बच्चों को पढ़ाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही मेरी प्रिपरेशन थी, मुझे अलग से बैठ के टाइम नहीं मिला। इनफ टाइम नहीं मिलता था प्राइवेट सेक्टर में, 5 बजे तक क्लास लो, उसके बाद डीपीपीस बनाओ, अगले दिन की तैयारी करो, तो मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। लेकिन जो प्रिपरेशन थी वो बच्चों की पढ़ानी थी। मैंने एक बुक फॉलो किया, सिंगेज। सिंगेज की आपकी बुक आती है, ऑर्गेनिक की भी, फिजिकल की भी, इनऑर्गेनिक की भी, है ना। सिंगेज की बुक मैंने खास करके ऑर्गेनिक की हमेशा प्रेफर की। ऐसा देखो, मेंस में ही जो पेपर आया था उसमें पहला ही क्वेश्चन SN1 SN2 का था, उसकी आपको देखना था, SN1 SN2 में कंपेयर करना था। देखो सिंगेज में ना एक पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को दिया है। 10 पॉइंट सिंगेज में दिए हैं तो आपको 4 पॉइंट भी एग्जाम में याद रहेंगे, तो आप क्वेश्चन को लिख के प्रेजेंट करके आ जाओगे मेंस में। तो मैं सिंगेज को हमेशा प्रेफर करता हूँ। सिंगेज की बुक से आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच मिलता है। पीवाईक्यूज के लिए मेरे पास ये कुछ मार्केट में आए हैं, ये मैंने जब 2020 में लिया था 21 में प्रिपरेशन के लिए, तो ये तब के पड़े हुए हैं। ठीक। तो पीजीटी के एग्जाम्स, पीवाईक्यूज के लिए मैंने सॉल्व पेपर लिए थे, आप ट्रस्ट मी, सॉल्व पेपर लिए तो थे, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। आप ध्यान से देखोगे तो कहीं एक एक पेपर जिस दिन लाया, जोश था ना, नया नया खरीद के लाया, मैं उस समय अयोध्या में था, टीचिंग कर रहा था, ले आया और प्रैक्टिस सेट एक करके देखा, सिर्फ एक सिंगल, आप ध्यान से देखोगे, एक सिंगल प्रैक्टिस सेट पे मैंने कौन क्वेश्चन किए, 20 मिनट बैठा। आप इसको देख सकते हो, 20 मिनट बैठा, 20 मिनट में मैंने प्रैक्टिस सेट देखे, कौन से पार्ट लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे हैं, कहाँ पे मुझे काम कर रहा है। एक सिंगल प्रैक्टिस सेट से मुझे ये आइडिया लग गया था, उसके बाद ये पूरी प्रैक्टिस सेट खाली है। अब आपको भी यही नहीं करना है भाई। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबको अपनी वीकनेस पता है, सबको अपनी स्ट्रेंथ पता है। इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करो, अपनी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे रिसर्च करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बुक बताने का कोई मतलब नहीं है। सभी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, बुक्स आपको बेहतर पता है, हर वीडियो में हर कोई बताता है बुक्स क्या है, बट आप अपनी वीकनेस पे काम करो, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, स्ट्रेंथ को और मजबूत करो, वीकनेस को एवरेज ले आओ, अच्छा लेके आओ। ठीक। तीसरा एनालिसिस करो, क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज्यादा आते हैं, किन क्वेश्चंस की रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुझे इसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने जब इसको किया तो मुझे महसूस हुआ कि यार ये तो जेई के और नीट के जो हमारे क्वेश्चन डीपीपी में है सब वही रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने उधर ही मुड़ गया, मैं इसको करने का नहीं सोचा, मैं उधर ही जाके टॉपिक वाइज इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों को करवाता था और करता था, वही मेरी प्रिपरेशन थी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक। तीसरी जो पार्ट है, स्टडी टाइम। स्टडी टाइम की बात आ जाओ, स्टडी टाइम पे मैं बात करता हूँ कि स्टडी टाइम क्या होना चाहिए।
देखो, इस सब्जेक्ट से आप बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हो। आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर्स किया, अब इस सब्जेक्ट को देने जा रहे हो एग्ज़ाम के लिए, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने जा रहे हो। तो भाई मेरे ध्यान से सुनो, एग्ज़ैक्ट टाइम बताना बहुत मुश्किल है। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट होगा जिसका अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, जो अभी सोच रहा होगा कि यार 2 साल, 3 साल सब्जेक्ट को छोड़े हो गए, तो आप ना एक बार कॉन्सेप्ट्स जाके वापस करो और कॉन्सेप्ट्स वापस करो जाके। कहाँ से करोगे? डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं। सपोज़ किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आप प्लेलिस्ट उठाओ चैप्टर वाइज़ और चैप्टर वाइज़ कर जाओ। अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो चैप्टर वाइज़ प्लेलिस्ट उठाओ, एक-एक हफ्ते में खत्म कर जाओ, इनफ टाइम है आपके पास। आप टाइम दो कॉन्सेप्ट्स को समझने में, टाइम दो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में। आप हड़बड़ी मत मचाओ, आपको 12 घंटे पढ़ने पड़े तो 12 घंटे पढ़ो अगले 4 महीने, 10 घंटे पढ़ने पड़े तो 10 घंटे पढ़ो। इसी टाइम पे कुछ वर्ग ऐसा भी होगा जो कहीं टीचिंग ऑलरेडी कर रहा होगा, जिसको कॉन्सेप्ट्स की समझ होगी, जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक तैयार होंगे। तो उनके लिए 6-7 घंटे भी अपने जॉब के साथ इनफ है। मैं कहूँगा 4 घंटे भी इनफ है। पर्सनली मेरे केस में मुझे 1 घंटे, 2 घंटे भी नहीं मिला है। जॉब के बाद थकान, थकान के बाद घरवालों से बात करना अगर दूर हूँ, तो इसी में टाइम बीत जाता था और दोस्तों से मुलाकातें, दोस्त भी मिल जाते थे तो कहीं शाम को चले गए, तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। ये मेरा अनुभव है, आप इसको ज़रूरी नहीं है फॉलो करो, आप अपनी पहचानो, अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ, आप उसके अकॉर्डिंग समय लो। 6 से लेके 12 घंटे का रेंज खुला है, आप जितना स्टडी करना है कर सको। कम मत करो भाई, तैयार है तो भी करो और अच्छा करो, स्ट्रॉन्ग करो। ये वैकेंसी दोबारा नहीं मिलने वाली है आपके टेन्योर में, इतना जान लो। ये मौका नहीं मिलने वाला है इस टेन्योर के बाद। समस्याएँ हर जगह हैं, जॉब के लिए समस्या, एंट्रेंस देना है, निकालना है। जॉब लग जाएगी तो अलग टाइप की 10 समस्याएँ आएँगी। समस्याएँ हमेशा आएँगी, आपको अपने डर को निकालना है, ये जान लीजिए। आपके अपने डर को जो आपके अंदर बैठा है ना, उस पे विजय पानी है। अपने मेंटल हेल्थ को बना के रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के रखना है। किसी को नहीं फ़र्क पड़ी है आपके मेंटल हेल्थ की, किसी को भी नहीं। कोई नहीं है जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए ज़िम्मेदारी लेगा आपके सिवा। तो ये जॉब, ये वैकेंसी, आपकी ज़रूरतें, आपका मेंटल हेल्थ सब कुछ एक साथ लेके चलना है। आई होप मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ। अगर आप अपने दिमाग को बैलेंस रखेंगे 4-5 सालों के लिए और एक राइट गाइडेंस में, राइट ट्रैक पे प्रिपरेशन करेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा, 100% निकलेगा। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। बड़ी वैकेंसी भी मैं बार-बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीएड भी इंक्लूड कर दिया है इस बार। बीएड इंक्लूड करने की वजह से बहुत सारा वर्ग बाहर चला गया, तो कॉम्पिटिशन नहीं है एग्ज़ाम में। ये तो नहीं है, ये कॉम्पिटिशन पहले से कम है, इसकी तो गारंटी है। लेकिन आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, तीसरे पार्ट पे आते हैं, स्टडी टाइम की बात हो गई, तीसरा पार्ट है स्ट्रैटेजी। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप यहाँ केमिस्ट्री के लिए आए हो तो केमिस्ट्री की ही बात करूँगा मैं। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने निकाला, जिससे मैंने पहले अटेम्प्ट में ही इस चीज़ को क्वालीफाई किया, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि अगर मैं अगले 4 महीने इस एग्ज़ाम को देने जा रहा हूँ, तो 4 महीने मेरे दिमाग में मेरा जो मैक्सिमम एंगेजमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी केमिस्ट्री, दैट शुड बी टॉपिक्स। उसको आप डिवाइड कर सकते हो, आप पूरा चैप्टर नहीं कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ लो कि भाई एरोमेटिसिटी चल रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर हम देख रहे हैं, तो एरोमेटिक रिंग 3 से रिंग 10 तक जितने केस है ना, वो सारे केस आपके दिमाग में चलने चाहिए। चूँकि आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, चूँकि आप इस सब्जेक्ट से जुड़े हो, चूँकि आप इस सब्जेक्ट को टीच कर रहे हो कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी, तो आपके दिमाग में ना ये चीज़ें चल सकती हैं, कि आप रिंग 3 से लेके रिंग 12 तक, 10 तक जितना भी है, सारे केसेस आपको बिल्कुल दिमाग में सेट है। सेट होने के साथ-साथ क्या-क्या वेरिएशंस हैं, क्या-क्या कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा प्रेफ़र करूँगा नीट और आईआईटी के मॉड्यूल उठा लो भई। लोग कहते हैं नीट और आईआईटी के मॉड्यूल से हो जाएगा, मैं कहता हूँ हो जाएगा। क्योंकि जब आप नीट और आईआईटी के मॉड्यूल को करोगे, जब आप उनके क्वेश्चंस को अप्लाई करोगे ना, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देखनी पड़ेगी जाके। बार-बार आपको चीज़ों पे बैक जाना पड़ेगा, बार-बार आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। क्वेश्चंस का लेवल 11-12 रहने वाला है, 80% क्वेश्चन का लेवल। और जो ग्रेजुएशन भी आने वाला है ना, वो बहुत बेसिक आएगा, उसमें घबराना नहीं है, बहुत बेसिक पार्ट आएगा। सुन रहे हो? तो आप हवा मत बनाओ चीज़ों की,
आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपनी कमजोरियां समझो। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको अगले 4-5 महीने आपके दिमाग में चलना चाहिए। आप कुकिंग कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप घूम रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो यार, एरोमेटिसिटी चलनी है दिमाग में, एसिड बेस केमिस्ट्री चलनी है। क्या-क्या मैक्सिमम बेसिस पॉसिबल है, बेसिस में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे जुड़ते हैं, क्या-क्या एसिडिटी के क्वेश्चंस बनते हैं, बेंजोइक एसिड, आर्थो इफेक्ट क्या है, फलाना ढिकाना सब एसआईआर क्या है, एसआईपी क्या है, सब क्लियर होना चाहिए। बॉन्डिंग पढ़ रहे हो तो आपको हर टाइप की बॉन्डिंग के केस, वीबीटी, वीएसएपीआर, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल चलना चाहिए। आप कहीं पे भी रहो यार, चलना चाहिए सोने के अलावा छोड़ के। जब इस तरह चीजें चलेंगी ना, जब आप उसके धुन में रम जाओगे ना अगले 4 महीने के लिए, तो चीजें बेहतर होंगी। ये गारंटी है बेहतर होंगी। तब आप फाइट में जाओगे, क्योंकि आप ना उनसे लड़ने जा रहे हो जो हो सकता है आपसे भी अच्छे हो सकता है आपसे भी अच्छे हो, कंपटीशन में बैठने जा रहे हो। तो आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा, बहुत डेडिकेशन करना पड़ेगा अपने काम के प्रति, और सबसे जरूरी है अपने ऊपर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ विश्वास। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो जाया नहीं जाएगी, ये आप जान लीजिए। आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलेगा आने वाले टाइम में। आप इस डर में मत रहो, आप एमी किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, नहीं, ये डर हटा दो। डर हटाओगे, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से, डिसिप्लिन से 6 महीने काम करोगे आप, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जो भी आपका लेवल है, अपने लेवल को पहचानते हुए आपसे ये एग्जाम निकलेगा। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी, मेरी स्ट्रेटजी थी कि भाई मैक्सिमम टाइम मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें ही अपने दिमाग में रन कराऊं, कुछ क्वेश्चन जहां मैं फंसता हूं उन पे रिसर्च करूं, उन पे काम करूं, कुछ क्वेश्चंस जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस है, बहुत फ्रिक्वेंटली, वो पार्ट को मैं बार बार रिवाइज करूं, राइट। तो स्ट्रेटजी से रिलेटेड यही बातें करूंगा। जो बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे भी ध्यान दें, जो मिड में है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दें, वो अपने आप को और बेहतर बनाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तीनों पार्ट में मैंने बुक्स की बात कर ली, बुक्स अपने अकॉर्डिंग 11 12 एनसीईआरटी मस्ट है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप जानते हो आपको किन किन पार्ट्स को चूज करना है, सिलेबस को और पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके, राइट। दूसरा, स्टडी टाइम की बात कर ली तो मैंने 6 से 12 की विंडो ओपन कर दी। आप अपना लेवल देखते हुए लगातार, सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी 4 महीने की। इंड्योरेंस आपका क्या है, आपका इंड्योरेंस, आपकी सहन शक्ति, आप कितना कंसिस्टेंट होके, डिसिप्लिन होके चीजों को कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कई यार पूरा बैच है हमारा बीएचयूडीयू का, जिसमें बहुत बच्चे बहुत स्मार्ट थे, टॉपर्स कैटेगरी के थे, बट अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, इंड्योरेंस उनकी कम थी, आज वो बहुत पीछे हो गया लाइफ में। एक एवरेज बच्चा जो कंसिस्टेंट था, जो एक सकारात्मक एनर्जी से काम किया, कई तो फॉरेन में है, आईएससी बंगलौर से लेके सेक्रेटरिएट से लेके कहाँ कहाँ नहीं है, सब मैक्सिमम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चले गए। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। समय बीत जाता है तो हमें देखो एहसास होने लगता है हमने क्या गलतियां की, समय बीत जाता है तब। मेरे केस में, आपके केस में, किसी के केस में भी समय बीतने के बाद हम सभी को अपनी कमियां, अच्छाइयां पता रहती हैं, लेकिन समय पे हम अगर उसी चीज को सुधार लेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को थोड़ा सा संभाल लेंगे। ये जॉब, ये टेंशन, ये मानसिक प्रेशर, इन सब को संभालने के लिए समय के साथ अपने अंदर सुधार लाना है, सबसे बड़ा रास्ता है ना ये। तो स्ट्रेटजी डिपेंड करती है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, डिपेंड करती है आपके क्या पार्ट्स वीक है, डिपेंड करती है, आपको ना पूरा टॉपिक दिखना चाहिए। टॉपिक कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। उसके लिए आप ये कुछ मॉड्यूल वगैरह होते हैं जेई के केमिस्ट्री के, टॉपिक वाइज डी एंड एफ ब्लॉक के, इनमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक। डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर डालिए, मंगा लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से 3-4 हजार रुपए के आते हैं, ये प्रिंट आउट्स ले लीजिए, मॉड्यूल के प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए, आप इन पे काम करिए। पीवाईक्यू को जितना काम क्वेश्चन पे करेंगे बेहतर होगा, आपकी थ्योरी भी तैयार होगी। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए फायदेमंद है, आपको कुछ मोटिवेशन मिला है। तो आप जॉब में आइए, जॉब में नए चैलेंजेस हैं, और आपके अगले 3-4 महीने के प्रिपरेशन के लिए मेंस की तैयारी देखिए, हम अलग से बात करेंगे। प्री अवर ऑनेस्टी से कर रहे हो तो मेंस कर लोगे विद इन टाइम, जो आपको टाइम मिलेगा पेपर के बीच में आराम से कर लोगे। बात जीएस की करते हैं लास्ट में।
जीएस की प्रिपरेशन आपके डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं, किसी का मंथली बुक हो सकता है, किसी का यूट्यूब वीडियो हो सकता है। जीएस आप जहाँ से भी कर रहे हो, वहाँ से करो। मैं नहीं कहूँगा कि लूसेंट उठा लो, लूसेंट पढ़ो, क्वेश्चंस आने नहीं है यार। 1-2 क्वेश्चन आएगा, पूरी लूसेंट इतना ले रहे हो, केमिस्ट्री कब तैयार करोगे, है ना? तो करंट के लिए कोई मंथली बुक आप उठा लीजिए, करंट पे फोकस करिए, करंट से ही आपके 8-10 सवाल हो जाएँगे और जीएस में 15-16 सवाल करने हैं आपको। थोड़ा पॉलिटी पे काम कर लीजिए, थोड़ा ज्योग्राफी पे काम कर लीजिए, उन पार्ट्स में पॉलिटी पे काम कर लीजिए, फंडामेंटल राइट्स पे काम कर लीजिए, प्रेसिडेंट पे काम कर लीजिए। तो जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे काम कर लीजिए, उन पार्ट्स को ज़रूर कर लीजिए। ज्योग्राफी में काम कर लीजिए, कुछ पार्ट्स में मैपिंग पे कुछ-कुछ आइडिया ले लीजिए मैपिंग का। करंट में जितनी कमेटियाँ हैं, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, बैठक हो रही हैं, उन सब पे ध्यान दीजिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रहा है तो उस पे ध्यान दीजिए। थोड़ा-सा अवेयर रहिए, एक्टिव रहिए, तो आपके 12-13 क्वेश्चंस निकल जाएँगे ईज़िली। मैं बस थोड़ा एक्टिव था, थोड़े न्यूज़ देखता था, इसी से निकल गया। मैंने कोई प्रॉपर बुक्स या प्रॉपर कुछ फॉलो नहीं किया था, अवेयर था, एक्टिव था, थोड़े न्यूज़ देखता रहता था। पीडीएफ्स कुछ मैंने दृष्टि वगैरह की कर रखी थी, देखता रहता था, तो मेरा उसी से काम हो गया। तो वीडियो में अगर आपको हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।